बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएससी पार्ट 1 थर्ड ईयर जो है उसमें फिज़िक्स का जो पोर्शन है मैकेनिक्स, उसमें चैप्टर नंबर 5 है ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन से आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो ये है आपका एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी जो है ये एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये एक तरह से एक्सटेंसिव क्वेश्चन ही है। आपने एफएससी पार्ट 1 में एस्केप वेलोसिटी के बारे में कुछ पढ़ा था, बल्कि एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था। तो एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। एस्केप इसके नाम से समझ आ रही है कि ये वो वाली वेलोसिटी है जो ऑब्जेक्ट को चाहिए एस्केप करने के लिए। क्या एस्केप करने के लिए, वो हम बात कर लेते हैं। जैसे फर्ज करें ये है अर्थ। अब जारी बात है, हम जानते हैं कि अर्थ के करीब करीब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ उनको अपनी तरफ खींचती है। तो जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट को अर्थ के इर्द गिर्द रखने पर अर्थ उसे अपनी तरफ खींचे, उस पूरे रीजन को, यानी अर्थ के इर्द गिर्द जो रीजन है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ऐसा रीजन जिस रीजन पे अगर अर्थ के पास कोई ऑब्जेक्ट लेकर आए और अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए, तो उस सारे रीजन को हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अब ये मैंने एक छोटी सी बाउंड्री बनाई है। फर्ज कर लें कि ये जो बाउंड्री है, ये क्या हो गया जी, डिसअपियर हो गया। एक सेकंड जरा। ये अच्छा, फर्ज कर लें ये जो बाउंड्री है ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। यानी जैसे ही मैं इस बाउंड्री को क्रॉस करूंगा, अर्थ से दूर जाते जाते अगर मैं इस बाउंड्री को क्रॉस कर लूं, तो फर्ज कर लें कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। फर्ज करें आप अर्थ के ऊपर खड़े हैं, जैसे अभी हम अर्थ के ऊपर मौजूद हैं। आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकें, तो ऊपर की तरफ फेंकने से यही मुराद है ना, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो आपने इस तरह ऑब्जेक्ट को फेंका, तो जाहिर बात है ऑब्जेक्ट थोड़ी सी हाइट अचीव करके वापस ज़मीन पे आके गिर जाएगा। आप अगर इसको थोड़ा तेज़ फेंकेंगे तो ये ज़्यादा दूर जाके वापस आके गिर जाएगा। आप इसको इतना ज़्यादा तेज़ फेंकें कि ये वापस ही ना आए, यानी ये ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला जाए। अब मज़े की बात यह है कि हमें उस पॉइंट का नहीं पता कि आप उस पॉइंट पर पहुँचें और आप ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएं, यानी हमें ऐसे रीजन का नहीं पता। दूसरे अल्फाज में हमें नहीं पता कि ज़मीन से कितनी दूर जाते जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे जाके अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म हो जाएगा, उसको हम इन्फिनिटी पे कंसिडर करते हैं। एक बात याद रखें, अगर किसी चीज़ का ना पता हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड का ही दूसरा नाम है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को मैथमेटिकली आप सारे जानते हैं कि मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से जाहिर करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0। ठीक हो गया। तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमने क्या करना है, हमने एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है। तो उसके लिए जितनी इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। यानी फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंकना है,
तो मैं उसको जितनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकूंगा कि वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला जाए, तो उस इनिशियल वेलोसिटी को हम नाम देंगे एस्केप वेलोसिटी, और दैट एस्केप वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड v के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा ESC लिख देंगे। तो आपके लिए सबसे पहला काम ये है कि आपने एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन करना है। उसके बाद हमारा काम है कि हमने एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला डेराइव करना है। तो अभी हम जो कुछ भी करने लगे हैं, हम एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला डेराइव करने लगे हैं। इसमें कुछ बेसिक जो पॉइंट है वो हम रीड करके डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मैस m, जो ऑब्जेक्ट जिसको हमने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है उसके मैस को हमने स्मॉल m से जाहिर किया हुआ है, इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हैविंग अ रेडियस RE, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ही पड़ा हुआ है। फर्ज करें ये अर्थ का सरफेस है जिसका रेडियस, अर्थ का रेडियस है RE, और जो ऑब्जेक्ट है जिसका मैस स्मॉल m है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। अर्थ का जो अपना मैस है उसे हम पहले भी कैपिटल ME से जाहिर कर चुके हैं, यहाँ भी हम उसको कैपिटल ME से जाहिर कर लेते हैं। इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v0, फर्ज करें उस ऑब्जेक्ट को हमने v0 वेलोसिटी से फेंका और इसी v0 वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी का नाम दिया जा रहा है, यानी यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी को v0 से, यानी इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी फॉर द ऑब्जेक्ट टू एस्केप आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, इस इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया हुआ है, v0। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट हाइट r फ्रॉम अर्थ सेंटर इज v, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ से थोड़ा ज़्यादा फासले पे होगा, यानी उसका जो ऑब्जेक्ट के अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है वो स्मॉल r होगा, तो यहाँ इसकी जो भी वेलोसिटी होगी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ उसको v से जाहिर करेंगे। अगर वो ग्राउंड पे होगा और ग्राउंड से हमने उसको भेजा है तो यहाँ जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी उसे v0 से जाहिर करेंगे। ठीक है, ये वैसे ही हम ये बता रहे हैं कि हमने पूरी डेरिवेशन को किन किन सिंबल्स को लेकर चलना है। अच्छा, अब सबसे पहला काम ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के ऊपर रखें या चलें, सरफेस के ऊपर नहीं रखते, आप थोड़ी सी हाइट पे कर लें। जैसे फ़र्ज करें ये ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है स्मॉल m, ये अर्थ से थोड़ी हाइट पे पड़ा हुआ है, तो इसका अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज़ स्मॉल r, और इस वक्त इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो ज़ाहिर बात है किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ना सारा कुछ? ओके, अच्छा, अब इसी को हम कैरी ऑन करते हैं। तो ये आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आप पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक हमने फॉर्मूला लिख लिया। एक मैस है स्मॉल m, ये ऑब्जेक्ट का मैस है, दूसरा मैस है कैपिटल ME, ये अर्थ का मैस है, और ये जो नीचे स्मॉल r लिखा आपको नज़र आ रहा है ये इस वक्त ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल r से जाहिर कर रहे हैं। अच्छा, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो ये हो गई। अब जाहिर बात है हमने ऑब्जेक्ट को जब अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ फेंकना है तो उसके लिए कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। उस फोर्स को हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक इस तरह से लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब अगर हम ऑब्जेक्ट के वेट जितनी फोर्स, कम से कम वेट जितनी फोर्स या वेट से ज़्यादा फोर्स, थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर से अवे जाना शुरू करेगा। यानी हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये है हमारी फोर्स, और जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो किस तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हमारी जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के तकरीबन इक्वल होगी, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ठीक है, समझ आ रही है जी, बात क्लियर हो रही है? अच्छा, इसमें अब न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करके, न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करके आपने F इज इक्वल टू ma लिख दिया, एक्सेलरेशन की जगह हमने लिख दिया टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी,
और फिर हमने क्या किया, डी आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया खुद से। ये क्यों किया अभी हम देख लेते हैं। ये देखें डी आर डिवाइडेड बाय डी टी, ये किसके इक्वल हो गया है, वेलोसिटी के। सही है, यानी टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। हम जानते हैं टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन को हम वेलोसिटी बोलते हैं। इसकी जगह वेलोसिटी आ गया और बाकी आपके पास बच गया डी वी डिवाइडेड बाय डी आर। अब करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें। कौन कौन सी दो इक्वेशंस को, ये जो दो इक्वेशंस इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर कर लेना है। ठीक है, जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें ये वाला जो डी आर नीचे लिखा हुआ है इसे राइट हैंड साइड पे ले जाएं। ठीक है, असल में हम आगे चल के दोनों को इंटीग्रेट करने वाले हैं। ये जो स्मॉल m है दोनों तरफ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास v इंटू डी वी बच गया और राइट हैंड साइड पे कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर और साथ ये डी आर आ गया। ठीक है, अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पावर फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि v और आगे और उसका डिफरेंशियल मौजूद है। आप इसकी पावर एक इंक्रीज करके उसी से डिवाइड कर देंगे। ये पावर फार्मूला तो सबको आता है ना। जी सर। जी सर। ओके, अच्छा ये जो है इस पे भी पावर फार्मूला ही लगा है। मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ इस तरह से, कैपिटल G भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है और ब्रैकेट के अंदर r की पावर -2 इंटू डी आर ऐसे लिखा जा सकता है। फिर आप इसको क्या करेंगे, कैपिटल G कैपिटल ME साथ नेगेटिव साइन, और अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पे पावर फार्मूला लगा देंगे -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ठीक है, और फिर साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड कर देंगे c। अब ये क्या बन गया है, नीचे -1 आ जाएगा ना। अब नीचे वाला -1 और ये -1 ये कैंसिल हो गए, आपके पास प्लस साइन बन जाएगा, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ और यहाँ r की पावर -1। अब ये जो r की पावर -1 है ये अगर नीचे चली जाएगी तो r की पावर +1 हो जाएगी। तो आपके पास ये बन जाएगा जो उसने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने 2-3 स्टेप में आपको करके बता दी है। वैसे आप भी जानते हैं कि ये छोटी मोटी इंटीग्रेशन किस तरह से करनी है। तो ये हम पहुँच गए हैं यहाँ तक। अब हम जानते हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है इसकी वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करके। अब ऐसा करते हैं, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हैं। फर्ज करें जब ऑब्जेक्ट जो है शुरू में यहाँ था, जाहिर बात है सबसे पहले तो सरफेस ऑफ अर्थ पे था ना, यहाँ से हमने उसको अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ फेंका था। तो इस वक्त ऑब्जेक्ट का जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है वो कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी हम प्रोवाइड करेंगे वो असल में एस्केप वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हम इनिशियल बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करें तो फिर हम v की जगह पुट कर देंगे v0 और स्मॉल r की जगह पुट कर देंगे re। ठीक है, समझ आ रही है इस चीज़ की। जी सर। अब v की जगह आपने पुट कर दिया v0 और स्मॉल r की जगह आपने पुट कर दिया re, रेडियस ऑफ अर्थ। अब यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू बन जाएगी ये वाली। जाहिर बात है जब आप इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी और माइनस करके फिर हमने इस शक्ल में इसको लिख लिया। ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसको दोबारा हमने पुट करना है किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में वापस पुट करना है। जब आप इसमें वापस पुट करेंगे तो उस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे तो यही था ना, v² डिवाइडेड बाय 2, और राइट हैंड साइड पे c की जगह आप पुट कर देंगे, उसने एक स्टेप खा लिया इसमें, अगर आप समझ सकें तो। कर दिया जी जी सर, ठीक है, लग गया, पता लग गया सबको। मैं यहाँ फिर भी साइड पे कर देता हूँ इस इक्वेशन में।
वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट हैंड साइड पे कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, प्लस सी की जगह आपने ये सारा पुट कर देना है। तो इस तरह से बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। जब आप इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, इनके अंदर से कुछ कॉमन आ जाएगा, ठीक है। कॉमन बाद में निकाल लेंगे। अब ऐसा करें, इनको इकट्ठा कर लें, ये वाला जो 2 है इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, ये लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ वी स्क्वायर बच जाएगा, और वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसके साथ भी वो 2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस जी एम ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर माइनस कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई, इसके साथ भी वो 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, इस पॉइंट की समझ आ गई है सबको? अब ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम रीअरेंज कर सकते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और जी एम ई इसको कॉमन भी निकाला जा सकता है, 1 ओवर आर माइनस 1 ओवर आर ई। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे पहुँच गए हैं ये वाली इक्वेशन पे। ठीक है, हम किस इक्वेशन पे पहुँच गए हैं? इस इक्वेशन पे। अब हमने जारी बात है ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाना है। अगर ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ही चला जाएगा, तो फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया है, अब वो किसी और फील्ड में चला गया है या किसी और प्लैनेट की फील्ड में चला गया है, तो इसलिए अर्थ के साथ उसका जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसलिए, या दूसरे अल्फाज में आप इसको इस तरह से देख लें कि जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्ट निकलेगा तो उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। यानी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने उसको दी थी वो सिर्फ इतनी थी या इस काबिल थी कि वो उसको उतनी पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई कर दे जो ग्रेविटेशनल फील्ड से निकालने के लिए रिक्वायर्ड है। तो जाहिर बात है जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएगा तो इस बात का दूसरा मतलब क्या है कि उसकी सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है जो हमने सप्लाई की थी वो ख़त्म हो चुकी है और वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो ताल्लुक है वो स्पीड के साथ होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो गई है तो समझें फाइनल वेलोसिटी जो है वो भी ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो इसलिए आप v की जगह 0 पुट कर देंगे और स्मॉल r यानी फाइनल पोजीशन की जगह आप क्या पुट कर देंगे? इन्फिनिटी। ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि चूंकि हम ये नहीं जानते कि किस जगह पे पहुंचे तो ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वो हम इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं। यानी अगर हम स्मॉल r की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो इस बात का मतलब क्या होगा कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गए हैं। तो यहाँ पे फिर 2 काम करने पड़ेंगे, फाइनल वेलोसिटी की जगह 0 और स्मॉल r की जगह इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा। जब इन्फिनिटी से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आता है? 0, इसकी जगह 0 आ जाएगा और यहाँ राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा? वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई। अब आप इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है ये बन जाएगी। अब इसमें हम एक और काम कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि बल्कि जब हम वो वाला शुरू वाला जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने ये वाली बात की थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हुआ है तो उसका वेट इस तरह भी लिखा जा सकता है और उसका जो वेट यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब इसमें स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा तो कैपिटल G कैपिटल M E इसको हम स्मॉल g r e स्क्वायर के तौर पे लिख सकते हैं। समझ आ रही है? तो इस तरह से अगर आप इस इक्वेशन में थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करें तो इसमें v नॉट स्क्वायर वैसे का वैसा 2 और जी एम ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल g इंटू आर ई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह लिख लिया, स्मॉल g इंटू आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई पहले से मौजूद है। अब एक आर ई जो है
ये ऊपर वाले स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ बच जाएगा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2g/e। ये अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वी नॉट यानी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल रिलेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। अब इसमें जब आप इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज पुट करेंगे, कौन कौन से कांस्टेंट्स, जी की जगह पुट करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा एस्केप वेलोसिटी का वो होगा 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी इसका कैलकुलेटर की मदद से जब आप सबसे पहली दफ़ा आंसर निकालेंगे तो वो ये आएगा 11.3 इंटू 10⁻3। अब चूंकि एसआई यूनिट में हम लिखते हैं तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, 10⁻3 जो है उसकी जगह फिर किलो आ जाएगा और ये बन जाएगा 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है एस्केप वेलोसिटी का फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ फार्मूला ये है जो हमने डेराइव किया। और अगर हम एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून निकालना चाहें मेरा ख्याल है उसने ये ऊपर वाली स्टेटमेंट जो है गलत लिखी है। यहाँ सरफेस ऑफ, ऊपर तो सरफेस ऑफ सही है, ये यहाँ तक तो सरफेस ऑफ अर्थ की बात हो रही है ना। अब आगे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना ये सरफेस ऑफ मून के लिए। मुझे तो स्क्रीन शो, बाकी भी किसी को शो नहीं हो रही? नहीं हो रही है सर। बस फिर जिससे शो नहीं हो रही उसके नेट का इशू है। फॉर द सरफेस ऑफ मून, तो जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया था या जो वैल्यू यहाँ तक हमने निकाली है, ये वाली वैल्यू जो बिल्कुल एंड पे आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, दिस इज़ द वैल्यू फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी देने में कामयाब हो जाएं कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाए तो फिर वो ज़रूर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। लेकिन ये वेलोसिटी देना कोई आसान काम नहीं होगा। आप इमेजिन करें 11.3 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से चंदा किला का हिसाब लगाऊं तो तकरीबन वो 10 किलोमीटर बनता है मेरा ख्याल है। तो एक सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ से उधर तक पहुँच जाए। सो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल और वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब ये जो नीचे आपको फॉर्मूला लिखा नज़र आ रहा है ये वाला सेकंड फॉर्मूला, ठहरें ज़रा मैं अभी आपके क्वेश्चन लेता हूँ, पहले ये देख लें। ये जो फार्मूला लिखा नज़र आ रहा है इसमें हर जगह उसने छोटा m लगाया है। तो ये फार्मूला असल में मून के सरफेस के लिए है, क्योंकि हर प्लैनेट की फील्ड को लीव करने के लिए जो इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो मुख्तलिफ होगी। अभी जो हमने वैल्यू निकाली थी वो सिर्फ अर्थ के लिए थी। अगर हम मून की बात करें तो मून के लिए ये वैल्यू कोई और आएगी। gm से मुराद क्या है? वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। rm का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ मून। तो जब आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून जो है उसका आंसर कुछ और आएगा। आपसे अब अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि एस्केप वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, तो एक बात याद रखें कि ये उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती जिसको हमने एस्केप करवाना है। अगर आप गौर करें तो यहाँ आपको छोटा m नज़र नहीं आ रहा। स्मॉल m किसे जाहिर कर रहा था? मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम एस्केप करवाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात ये कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये फिर डिपेंड किस पे करती है, तो आप उसको बताएंगे कि ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट पे, जिस प्लैनेट की फील्ड से हमने एस्केप करवाना है। अब उस प्लैनेट की किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी ये मैं लाइट ग्रीन कलर में सर्कल कर रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा। एक तो वो डिपेंड करेगी, ये देखिए, मास ऑफ अर्थ पे, रेडियस ऑफ अर्थ पे, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। इसके अलावा अगर मास और रेडियस पे करती है तो रेडियस का ताल्लुक तो वॉल्यूम के साथ होता है। अगर मास और वॉल्यूम पे करती है इसका मतलब है डेंसिटी पे करती है। इसी तरह अगर रेडियस पे करती है इसका मतलब है शेप पे करती है। यानी मैं आपको आसान अल्फाज में कहता हूँ, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट प्लैनेट, जैसे शेप ऑफ दैट प्लैनेट, साइज ऑफ दैट प्लैनेट, मास ऑफ दैट प्लैनेट, डेंसिटी ऑफ दैट प्लैनेट, वॉल्यूम ऑफ दैट प्लैनेट। समझ आ रही है?
यानी जिस प्लैनेट की फील्ड से एस्केप करवाना है, एस्केप वेलोसिटी उस पर डिपेंड करेगी। तो एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ, सारा जो डेरिवेशन वगैरह हमने की है ये देख लें। ये और फिर ये, तो ये था आपका आज का लेक्चर। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें।